आइए आज के क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के गुणों में से एक और आज गुण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिससे प्रकाश का अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है, जिसे अपवर्तनांक नाम से जानते हैं और इसे भी हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के अंदर ही पढ़ना होता है। तो आइए आज हम लोग समझते हैं अपवर्तनांक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनकी अपवर्तनांकों को हम लोग विस्तार से किस तरह से समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से किस तरह से समझ सकते हैं, ये आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, ये अपवर्तनांक जो है बहुत लोगों को कम ही समझ में आता है। हम भी जब पढ़ रहे थे तो हमें भी बहुत कम ही समझ में आया था, लेकिन होता है ना कि जब भी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आए तो आप उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है आप लोगों को। ठीक है, वो अलग बात है कि कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन पढ़ाना इतना आसान नहीं है। नोट्स लेकर के किसी का कोई भी कुछ भी छपवा देगा, लेकिन उसको समझा देना बड़ी बात होती है। और कोई भी बात हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप उस क्षेत्र में या उस टॉपिक में आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि देखिए, समझ में आने का ये कारण नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं। समस्या ये हो जाता है ना कि जब दूसरे को समझाना पड़ता है, और जब दूसरे को समझाना होता है तो आपको उससे पहले आपको खुद समझ में आना चाहिए। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप दूसरे को समझा ही नहीं पाएगा बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है तो उस क्षेत्र में आप दूसरे को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, वो टॉपिक आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं अपवर्तनांक क्या है, कितने प्रकार के होता है, अपवर्तनांक को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अपवर्तनांक की अगर बात की जाए तो अपवर्तनांक का सीधा सीधा संबंध है प्रकाश के चाल से। अपवर्तनांक का सीधा सीधा संबंध है प्रकाश के चाल से। यानी कि अपवर्तनांक को अगर हम लोग कहना होगा तो अपवर्तनांक किसको कहेंगे, तो देखिए, किसी भी माध्यम का वह गुण जो प्रकाश की चाल में कमी लाता है अपवर्तनांक कहलाता है। ऐसे सीधा सीधा इस बात को समझिए कि किसी भी माध्यम का वह गुण जो प्रकाश की चाल में कमी लाता है अपवर्तनांक कहलाता है। अब अगर बात करें तो माध्यम की गुण की बात करें तो देखिए, माध्यम बहुत तरह के होते हैं। हालांकि हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार दो तरह के मान लेते हैं, एक सरल, एक सघन। सरल को ही विरल कहा जाता है और सघन को सघन कहा जाता है। ठीक है, तो विरल की बात की जाए तो विरल माध्यमों की कण जो होते हैं एक दूसरे के थोड़ा दूरी पे होते हैं और उसमें प्रकाश आसानी से गति कर लेता है, तो हम लोग इसको विरल कहते हैं। जबकि सघन की बात करें तो सघन माध्यमों का कण एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, जिस वजह से प्रकाश की चाल वहाँ क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब अगर देखिए, प्रकाश की चाल की बात अगर बात किया जाए तो प्रकाश अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होती है। प्रकाश की अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होती है। इसीलिए हम माध्यम की बात किए पहले कि माध्यम का वह गुण जो प्रकाश की चाल में कमी लाता हो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अब देखिए, अगर बात करें माध्यम का तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकाश की चाल होती है। जैसे आप देखते होंगे निर्वात, आप जानते होंगे, निर्वात के बारे में जानते होंगे, जल के बारे में जानते होंगे, कांच के बारे में जानते होंगे। ये है निर्वात और ये है जल और ये है आपका कांच। अब देखिए, ये तीन हम माध्यम लिए हैं आपको अपवर्तनांक को समझाने के लिए। ये तीन माध्यम हमने लिया है अपवर्तनांक को समझाने के लिए। ये है कांच जिसको ग्लास बोला जाता है, ये है कांच जिसको ग्लास बोला जाता है। ये वाटर है जिसको पानी बोला जाता है। ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम है जिसको निर्वात बोला जाता है। अब देखिए, निर्वात का कहने का मतलब है कि यहाँ हवा नहीं पाया जाता है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ वायु नहीं पाया जाता है उसको निर्वात कहा जाता है। अब आप कहिए, भले वायु नहीं दिखता है, अब आप कहिएगा किसी वस्तु को अगर देखा जाए तो कहिएगा कि इसमें वायु तो दिख ही नहीं रहा है, ये निर्वात है। इसका मतलब ये नहीं, वस्तु को निर्वात हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि धरती पर का हर एक वस्तु में हवा पाया जाता है। निर्वात हम लोग बना सकते हैं, किसी भी वस्तु के अंदर से वायु को निकाल करके हम लोग उसको निर्वात बना सकते हैं। लेकिन अगर निर्वात की बात की जाए तो जो अंतरिक्ष होते हैं, जहाँ खगोलीय पिंडे होते हैं, वो पूर्णतः निर्वात होता है, वहाँ वायु नहीं होता है। और यही कारण है कि वहाँ पे ये इतने बड़े बड़े या वजन के जो पिंडे होते हैं वहाँ पे वो टिके रहते हैं निर्वात में। हम लोग भी अगर निर्वात में जाएंगे तो हम लोग भी ऐसे तैरेंगे जैसे मानो कि पानी होने पे जैसे हम लोग तैरते हैं, लेकिन पानी में हम लोग खुद से तैरते हैं और वहाँ पे हम लोग बिना किसी माध्यम के तैरेंगे, ऐसे ही हवा में उड़ेंगे हम लोग। तो निर्वात में कोई भी वस्तु तैरने लगता है। हालांकि और यहाँ इन पिंडों को वहाँ रुकने का ये भी कारण है कि अन्य पिंडों की
आकर्षण शक्ति जो होती है उसके वजह से भी वो टिके रहते हैं। लेकिन हम लोग को निर्वात समझना है, तो अब समझते हैं प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। यानी कि आप लोग जब पढ़िएगा तो इसको इस तरह से लिखा जाता है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। यानी कि अगर अलग माध्यम ले तो उसमें दूसरा चाल होगा प्रकाश की, दूसरा माध्यम ले तो उसमें दूसरा होगा। देखते हैं अब निर्वात की अगर बात किया जाए तो निर्वात में अगर बात की तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात की अगर बात किया जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदल करके लिखा जाता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि निर्वात में ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और इसको मीटर में लिखना होता है तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हालांकि हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव जो MCQ आता है उसमें यही मान रहता है मीटर प्रति सेकेंड वाला। लेकिन आप इसको भी याद रखिएगा कि वैक्यूम में जो होता है प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बात किया जाए वैक्यूम की और वायु की, क्योंकि वैक्यूम में वायु नहीं होता है जबकि हमारे वायुमंडल में वायु होता है। तो इन दोनों का अनुपात अगर देखा जाए, तुलना किया जाए तो थोड़ा सा का ही अंतर होता है। यानी कि इससे थोड़ा सा ही कम होता है, लगभग कम होता है। लेकिन अगर व्यवहारिक बात करें तो व्यवहार में हम लोग इतना ही लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हम लोग व्यवहारिक में भी लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोगों को देखा जाएगा तो ये कांच वाटर जो है, वाटर, इस वाटर का कण वायु अथवा निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सघनता होते हैं। निर्वात अथवा वायु की अपेक्षा पानी का जो कण होते हैं ये थोड़ा बहुत सघनता होते हैं, जिस वजह से इनसे थोड़ा सा कम होता है इसमें। अगर वाटर की बात किया जाएगा तो वाटर में जो है, वाटर में 2,25,000 होता है। वाटर में 2,25,000 लाख किलोमीटर, 2,25,000 लाख किलोमीटर होता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसमें इससे थोड़ा सा कम होता है क्योंकि पानी का कण जो होते हैं ये एक दूसरे के थोड़ा सा निकट होते हैं। इसी वजह से ये एकदम एक दूसरे के सघनता नहीं होते हैं, जिस वजह से ये तैरते हैं। लेकिन इनके कण एक दूसरे के निकट होते हैं वायु अथवा निर्वात के अपेक्षा। हालांकि निर्वात में तो कुछ होता ही नहीं है, उसका बात हटा दीजिए। अब देखते हैं अगर कांच की बात करें तो कांच में जल और वायु की अपेक्षा काफ़ी सघनता होती है, काफ़ी सघनता होती है, जिस वजह से इसमें केवल 2 लाख किलोमीटर होता है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। लेकिन प्रकाश की ये चालें थी, हम लोगों को समझना है अपवर्तनांक। तो अब आप देखिएगा कि ये निर्वात है, ये जल है, ये कांच है, तीनों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न है। इसी बात को समझाने वाले थे, इसी बात को हम आपको बताए थे कि अपवर्तनांक किससे कहा जाता है। तो अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जिसमें प्रकाश की चाल को वह नियंत्रित करता है। तो निर्वात में तो खैर कोई गुण नहीं होता है जिसके वजह से प्रकाश की चाल, हर एक प्रकाश की चाल इसमें सेम होता है। निर्वात में हर एक प्रकाश की चाल सेम होता है, जबकि जल में ये कम हो जाता है, कांच में और वो कम हो जाता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि किसका अपवर्तनांक कितना अधिक होता है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि जल का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक की अपेक्षा कम होता है, या निर्वात का अपवर्तनांक या वायु का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक की अपेक्षा और कम होता है। ठीक है, यानी कि जब अपवर्तनांक कम होगा तो चाल अधिक होगा, चाल अधिक होगा तो अपवर्तनांक कम होगा। देखिए, चाल और अपवर्तनांक का संबंध किससे है? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से है, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य अधिक होगा तो चाल अधिक होगा, अपवर्तनांक फिर कम होगा। लेकिन अगर किसी पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है तो चाल वो कम कर देगा, तरंगदैर्ध्य को कम कर देगा फिर वो। तो ये अपवर्तनांक जो है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के अनुसार हम लोग बता सकते हैं कि इसका अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों को कहने का मतलब क्या था कि अपवर्तनांक जो है हम लोगों का ये इसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन अगर अपवर्तनांक हम लोग बुक में जो पढ़ना है वो माध्यम की अपेक्षा पढ़ना है, अपवर्तनांक हम लोगों को बुक में माध्यम के अपेक्षा पढ़ना है। तो इस तरह से अपवर्तनांक को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग अपने बोर्ड के दृष्टि से देखें, एग्जाम के दृष्टि से देखें, तो इसको हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी माध्यम का वह गुण, किसी भी माध्यम का वह गुण जो प्रकाश की चाल को नियंत्रित करता है अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, किसी भी माध्यम का वह गुण जो प्रकाश की चाल को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। लेकिन अपवर्तनांक की अगर प्रकार की बात करें तो अपवर्तनांक की प्रकार 2 प्रकार के हो जाती है। अपवर्तनांक की प्रकार 2 प्रकार की हो जाती है। अपवर्तनांक 2 प्रकार की हो जाती है। ठीक है, एक हो जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक हो जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा हो जाता है सापेक्ष अपवर्तनांक।
सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कहा जाए तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा। इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अब इन दोनों को हम लोग अलग अलग करके समझेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, ठीक है। तो अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक को थोड़ा बहुत हम लोग इस फिगर से देख करके समझ लेते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग थोड़ा फिगर से देख करके समझ लेते हैं। तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल का अगर तुलना कर दी जाए किसी भी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से, यानी कि ये जो निर्वात है इसकी चाल, इसमें जो प्रकाश की चाल होगी वो किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से तुलना कर दी जाए, यानी कि जल की प्रकाश की चाल से या कांच की प्रकाश की चाल से, इन दोनों की अपेक्षा निर्वात से अगर कर दी जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। यानी कि सीधा सीधा बात समझिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक में निर्वात तो रहेगा ही रहेगा, एक माध्यम निर्वात तो फिक्स है। निरपेक्ष अपवर्तनांक में एक माध्यम जो ये निर्वात है ये वाला फिक्स है। अब आप इन दोनों में से किसी भी एक माध्यम को या धरती पर का किसी भी माध्यम से ले लीजिए और निर्वात को रखिए, तो निर्वात की तुलना जब उस माध्यम से कीजिएगा तब इसको क्या कहा जाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना कर दी जाए तो क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित अगर करना होगा तो इसको हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किस निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल इसको, अब देखिए निर्वात में तो हर एक प्रकाश की चाल सेम होती है, तो इसके लिए इसको क्या लिखेंगे? सी लिख देंगे, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की हर एक प्रकाश की चाल सेम होती है, बराबर होती है, इसके लिए इसको क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। और अगर कहा जाए कि किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, अब देखिए ये किसी दूसरे माध्यम में है ना, इसके वजह से सी तो लिखेंगे, प्रकाश की चाल को सी तो लिखेंगे, लेकिन माध्यम के लिए हम यहाँ एम लिख देंगे। अब एम से क्या हो जाएगा? मीडियम, और सी से क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल। यानी कि मीडियम मतलब माध्यम में किसी प्रकाश की चाल। तो हम लोग इसको इस तरह से अगर कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल की अनुपात अगर कर दी जाए, तुलना कर दी जाए दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल से, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अपवर्तनांक कह सकते हैं। और वो कौन सा अपवर्तनांक कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। यानी कि एक तो फिक्स है, ये इसमें तय है कि निर्वात की प्रकाश की चाल रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर दूसरे माध्यम से निर्वात के माध्यम से तुलना कर दी जाए तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। और इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं क्या चीज़? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में ए, रिफ्रैक्टिव के लिए आर और इंडेक्स के लिए आई, ARI। यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात की जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना किसी भी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना से कर दी जाए तो इन दोनों का जो अपवर्तनांक निकलेगा, जो तुलना होगी, जो अपवर्तनांक निकलेगा वो क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक दो प्रकार के, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। तो समझते हैं निरपेक्ष को अगर बात की जाए तो देखिए निरपेक्ष की केवल परिभाषित के लिए है, आपको इसमें किसी प्रकार का कोई टॉपिक अब दूसरा नहीं पढ़ने को मिलेगा, बस निरपेक्ष को आप समझा दीजिए, बात क्लियर। यानी कहने का क्या मतलब है, अगर निरपेक्ष की बात की जाए तो देखिए निरपेक्ष की यानी निर्वात में तो प्रकाश की चाल सेम है, इसमें कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी प्रकाश की चाल की तुलना करेंगे जल से या इसकी प्रकाश की चाल की तुलना करेंगे हम लोग कांच से, तो इनकी जब तुलना करने के बाद जो निकलेगा उसी को हम लोग कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। आई होप आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक समझ में आया होगा। अब समझते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है? देखिए अपवर्तनांक दो प्रकार के, निरपेक्ष और सापेक्ष। तो समझते हैं हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। सापेक्ष
अपवर्तनांक क्या है। अब देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक की अगर बात की जाए तो इसको भी हम लोग थोड़ा बहुत फिगर से समझ लेते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक की अगर बात किया जाए तो सापेक्ष अपवर्तनांक में निर्वात तो आपका नहीं आने वाला है। सापेक्ष अपवर्तनांक में निर्वात तो आपका नहीं आने वाला है, यानी कि निर्वात को छोड़ करके अब किसी भी दूसरे निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब क्या कि जिससे निर्वात की तुलना की गई हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात के साथ जिस माध्यम की तुलना की गई हो उसे क्या कहता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहता है। देखिए तो इस तरह से जो जल है ये जल भी निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जा सकता है, ये जो कांच है ये भी निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जा सकता है। तो इस वजह से अगर हम बात करें तो इन दोनों में से दोनों की तुलना कर दी जाए तो क्या होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक आपका ये पूछता है कि कांच की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक कितना है, तो जब इसके अपेक्षा कहेगा तो अपेक्षा की ही सापेक्ष कहा जाता है। या ये कह सकता है कि जल के अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो इसी को क्या कहता है, सापेक्ष या अपेक्ष कहता है। यानी कि दो अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यमों की जब तुलना की जाती है तब ये कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। और ये आपका पढ़ना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका फॉर्मूला का निर्माण होता है जो कि आपको आंकिकीय प्रश्न पूछता है उसमें निकलता है, जिससे न्यूमेरिकल बोला जाता है। इस जो सापेक्ष अपवर्तनांक है इससे एक फार्मूला मिलता है जो न्यूमेरिकल में हम लोगों को मदद करता है, न्यूमेरिकल बनाने में हम लोगों को मदद करता है। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक कहें या सापेक्षिक अपवर्तनांक कहें, बात एक ही हुआ। और इसकी परिभाषा यही होता है कि निरपेक्ष माध्यमों के अपवर्तनांकों का अनुपात जो होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, निरपेक्ष माध्यम सापेक्ष अपवर्तनांक की अगर बात किया जाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक की अगर बात किया जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। सापेक्ष को हम लोग परिभाषित इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि दो निरपेक्ष माध्यमों की अपवर्तनांक, दो निरपेक्ष माध्यमों की अपवर्तनांक का अनुपात जो होता है क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब सापेक्ष अपवर्तनांक को शॉर्ट की अगर बात की जाएगा तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं आर क्या हो जाएगा, आई यानी कि रिफ्रैक्टिव रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी सापेक्ष अपवर्तनांक हम लोग इसको कह सकते हैं। अब देखिए दो निरपेक्ष माध्यमों की बात कर रहा है ना, और ये बात हम आपको पहले ही समझाए थे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग किसको कहेंगे, तो जिस माध्यम की तुलना निर्वात के साथ कर सकते हैं उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे हम लोग। जैसे ये जल की अगर बात करें तो ये जल भी एक तरह का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये कांच की बात करें तो कांच भी एक तरह का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो जब इन दोनों की तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, निरपेक्ष में ही केवल निर्वात आता है, सापेक्ष में निर्वात नहीं आता है। ऐसे ऐसे दो माध्यम आते हैं जिनका अपवर्तनांक एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, तभी तो प्रकाश की चाल भिन्न हो सकता है ना। तो चलिए अब हम लोग मान लेते हैं जल को माध्यम 1 यानी कि मीडियम 1 मान लेते हैं, और इसको मीडियम 2 मान लेते हैं। यानी कि माध्यम 1 जल है, मीडियम 2 कांच है। यानी कांच को लिखते हैं ग्लास, कांच को इंग्लिश में ग्लास, तो इसके लिए हम लोग जी वर्ड का यूज करेंगे। और इसको लिखते हैं वाटर, जल को हम लोग लिखते हैं वाटर, तो इसके लिए हम लोग डब्ल्यू वर्ड का यूज करेंगे। तो जी वर्ड जहाँ लिखा जाएगा समझ लीजिएगा कि माध्यम 1 है, और डब्ल्यू वर्ड जहाँ लिखा जाएगा समझ लीजिएगा माध्यम 2 है। फिलहाल हम लोग इसको यहाँ समझते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो ये तो परिभाषा हम लोग को मिल गया कि दो निरपेक्ष माध्यमों की अपवर्तनांक का अनुपात सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको समझते हैं, ये दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक से क्या हम लोगों को मिलता है। तो समझते हैं इसको थोड़ा। देखिए अब निरपेक्ष की अगर बात किया जाएगा तो दो निरपेक्ष माध्यमों का तुलना होगा। तो हम मानते हैं कि कोई माध्यम एक है, कोई माध्यम एक है, और एक दूसरा माध्यम है जिसको हम लोग माध्यम 2 मानेंगे, जिसको हम लोग क्या मानेंगे, माध्यम 2। अब इसके लिए माध्यम है तो m लिखेंगे 1 और इसके लिए m का मान लिखेंगे
2 यानी कि मीडियम 1 माध्यम 1 और मीडियम 2 यानी कि माध्यम 2। अब देखिए सापेक्ष जो है ये आपको एक दूसरे की अपेक्षा पूछता है कि अभी समझाए थे ना, जैसे जल की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक पूछ देगा। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग कह सकते हैं, इन दोनों का अनुपात किस तरह से कहेंगे। तो जो कहेगा उसको पहले हम लोगों को सजाना पड़ेगा, भाषा के रूप में सजाना पड़ेगा। देखिए सवाल किस तरह से आता है, यानी कि इसका फॉर्मूला हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर कहेगा कि माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा, तो जिसका अपवर्तनांक कहेगा वो रहेगा आगे, जिसका अपवर्तनांक कहेगा वो रहेगा आगे। यानी कि 2 का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो 2 रहेगा आगे, और 1 की अपेक्षा कह रहेगा ना तो 1 रहेगा पीछे। अब ये आगे और पीछे का क्या मतलब है, तो बीच में हम लोग लिखते हैं अपवर्तनांक यानी कि म्यू, क्योंकि अपवर्तनांक ही तो निकालना है ना। अब इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तब अच्छे से और समझ में आएगा कि एक माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है माध्यम 1 के अपेक्षा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है माध्यम 1 के अपेक्षा। 1 पहले है मतलब इसकी अपेक्षा निकालना है, और 2 आगे है मतलब इसका अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको। अब देखिए इस तरह का जो भी है ना, इस तरह का जहाँ भी आपको देखने को मिले, अब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि जो आगे रहता है ये सीधा सीधा ऊपर चला जाता है, जो आगे रहता है ये कहाँ चला जाता है ऊपर, जो पीछे रहता है ये नीचे। अब देखिए अब ये मत समझिए कि हम 2/1 लिखें, ये माध्यम लिखें, ये माध्यम 2 और माध्यम 1, लेकिन अपवर्तनांक पूछता है ना, इसके लिए हम इसको लिखेंगे μ2 और इसके लिखेंगे μ1। ये है हमारी वास्तविक फार्मूला, ये है हमारा फार्मूला, सापेक्ष अपवर्तनांक का यही फार्मूला है। आपसे सवाल करेगा कि माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 का अपवर्तनांक बताएं, तो इसके लिए आपको इस तरह का आपको समझाना पड़ेगा। अब देखिए हमने इसको अनुसार इसको बताया है, हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि माध्यम 2 की अपेक्षा माध्यम 1 का अपवर्तनांक बताएं, तो जहाँ अपेक्षा चेंज कर दिया, पहले 1 की अपेक्षा दूसरा पूछा था ना, अब दूसरे की अपेक्षा पहले का पूछेगा, तो दूसरा हो जाएगा पहले यानी कि 2 हो जाएगा पहले, और 1 कहेगा ना तो म्यू के बाद हो जाएगा 1। अब देखिए अब 1 आगे है ना, तो μ1 जो हो जाएगा ऊपर और μ2 हो जाएगा कहाँ, नीचे। इसका मतलब होगा कि दूसरे माध्यम की अपेक्षा माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालना है। तो ये आपका समझना बहुत ज़रूरी था, अपवर्तनांक इसी से निकलता है। अब समझते हैं जैसे प्रश्न किस प्रकार का पूछ सकता है, तो देखते हैं इधर। प्रश्न आपको इस तरह का पूछता है, प्रश्न आपसे इससे इस तरह का पूछता है कि जैसे बताइए ये जो है यहाँ, अगर यहाँ बात करेंगे हम, तो यहाँ देखिए यहाँ सवाल कहेगा कि जल की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक बताइए, जल की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक बताइए। जैसे आपका कोई निश्चित मान देगा, जैसे मान लीजिए प्रश्न में कहेगा कि अगर जल का अपवर्तनांक 8 है और कांच का अपवर्तनांक 16 है, जल का अपवर्तनांक 8 है, कांच का अपवर्तनांक 16 है, तो इसका सापेक्ष अपवर्तनांक हमको बताइए। या ये कह देगा तो बताइए कि जल की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक कितना है, जल की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक कितना है। तो अपेक्षा का मतलब क्या, यही सापेक्ष अपवर्तनांक, और जल की अपेक्षा कह रहा है ना, और जल का दिया था कितना 8, जल का दिया था 8 और कांच का दिया था 16, कांच का दिया था 16। तो देखिए जल के अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक कह रहा है, तो हमने अभी बताया था जिसका अपेक्षा कहे उसको पहले रहना है और जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको आगे रखना है। यानी कि अगर जल को हम वाटर से लिखते हैं तो इसको हम लोग W से लिखेंगे, कांच को ग्लास लिखते हैं तो इसके लिए हम G लिखेंगे। अब देखिए जल की अपेक्षा कह रहा है ना, तो W हो जाएगा पहले, और अपवर्तनांक निकालना है तो म्यू, कांच का अपवर्तनांक निकालना है ना तो G, W म्यू G, यानी कि जल की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक बताना है। तो अब देखिए इसके लिए G आगे है तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, म्यू G बटा W पीछे है ना तो ये कहाँ चलाएगा नीचे, म्यू W। देखिए अब इसको हम लोग निकालना है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 16 और जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 अपवर्तनांक मिल जाएगा। यानी कि जल की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक कितना है, 2 गुना है, यानी कि 2 है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसके अपेक्षा उसका अपवर्तनांक, उसके अपेक्षा उसका अपवर्तनांक। अब समझिए मान लीजिए कि ये तो हम बताते हैं जल की अपेक्षा कांच का अगर कहेगा, तो अगर कहीं सवाल यही पलट दे तब कि कांच की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक बताइए,
कांच की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक। तब हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग पलट देंगे, जैसे जी पहले कर देंगे, म्यू और डब्लू आगे कर देंगे, तो जो आगे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, म्यू डब्लू ऊपर हो जाएगा, म्यू जी नीचे हो जाएगा। और डब्लू का मान है डब्लू का मान है कितना 8 और जी का मान कितना है 16। इस तरह से 1/2, इस तरह से कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि जी म्यू डब्लू यानी कि कांच की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक 1/2 है, यानी कि आधा है। आप इस तरह से कह सकते हैं। तो आपको बस यहाँ ये समझना था कि इसके अपवर्तनांक की अपेक्षा उसका पूछे या उसके अपवर्तनांक की अपेक्षा उसका पूछे तो किस तरह से होगा। हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, हम लोग को इस तरह से नहीं समझाया गया था। जितने विस्तार से हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, हम लोगों को इस तरह से नहीं समझाया गया है। इसके बावजूद भी आप लोग सवाल उठाते हैं, बताइए। आई होप आप लोग कम से कम ये सारी चीज़ समझ में आए होंगे कि अपवर्तनांक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से अपवर्तनांक को परिभाषित कर सकते हैं, अपवर्तनांक के प्रकार को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं।